हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के सेशन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, केवल थ्योरी नहीं बल्कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप इस चैप्टर को कर रहे होते हैं ना, तो हम आपसे एक एजम्पशन लेकर के चलेंगे पहली बार। जो लोग नहीं जानते तो भी मैं उनको कोशिश करूंगा वो चीज़ आ जाए इसमें। हम लोगों का जो आगे चल करके नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूज़ करेंगे, और उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो आपसे उम्मीद करके चलेंगे दैट यू आर रेडी टू डील विद दिस वन टॉपिक। अदरवाइज मेरी जैसे कि आदत है, मैं मानकर चलूंगा आपको नहीं आता। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट इफ यू आर रेडी, इफ यू हैव डन दैट, then try to go and revise that first after completion of this session, and in our very next session we'll try to pick those things. First thing. Second thing, if you are knowing nothing about this one topic, do not worry about that. I'll try my best to make you understand ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बट नॉट दैट मच। जितना उस चैप्टर में ज़रूरत होती है वो तो आपको उस चैप्टर में ही पता चलेगा बेसिक। हाँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छी तरह से, बिना उस टॉपिक को रेफ़र किए हुए भी। कोशिश करूंगा 10 मिनट आपको बैकग्राउंड दे करके बात करूंगा। चलिए फिलहाल हम आज की बात करते हैं। ये इसलिए मैंने अभी बोल दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि लास्ट में जाते जाते मैं भूल जाऊंगा। ठीक है ना? सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। चलिए बात करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज के बारे में। हमने देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लीज अकाउंटिंग में ये देखा था लीज में कि लीज वो होता है जिसमें हम किसी एसेट को राइट टू यूज देते हैं। किसी भी एसेट का यूज करने का राइट किसी को देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि उस एसेट को यूज करने के बदले हमको उसका पेमेंट करे, जिसको हम रेंटल पेमेंट कहते हैं, जिसको हम लीज पेमेंट कहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियोडिक वे में या रिकरिंग वे में, इसको हम कहते हैं लीज। चलिए, कहाँ कहाँ लीज एप्लीकेबल होता है नहीं होता वो बात की बात है। हमने आपको डेफिनेशन बताई थी नॉन कैंसिलेबल लीज। नॉन कैंसिलेबल लीज, फिर मैं इसमें आज एक इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़ने वाला हूं जो लास्ट सेशन मैंने नहीं बताया। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दैट वन सेंटेंस राइट नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस नॉन कैंसिलेबल लीज। मैंने क्या बताया था? नॉन कैंसिलेबल लीज इज अ लीज दैट इज कैंसिलेबल ओनली अपॉन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटिजेंसी। यानी कि दूर दूर तक इसको कैंसिल करने का कोई रास्ता नहीं है। मीन्स नॉर्मली इट कैन नॉट बी कैंसल्ड एट ऑल, बट यस, कोई ऐसी दुर्घटना या घटना हो जाए जिसके कारण ये लीज कैंसिल कर जी नानी पड़े, तो भाई मजबूरी है। मैंने किसी से लीज पर एसेट ली, मैंने कहा देख हम इस एसेट को 20 साल यूज करेंगे, एसेट की लाइफ है 20 साल, मैं पूरा 20 साल तक इस एसेट का तुमको किराया दूंगा। सामने वाले ने मान लिया। चूंकि मैंने लास्ट सेशन में आपको फाइनेंस लीज बताया है तो अब आपको ये एग्जांपल देना जेन्युइन है। तो मैंने सामने वाले से कह दिया भाई 20 साल की एसेट है, मैं 18 साल 20 साल इस एसेट को अपने यहाँ यूज करूंगा, तुम मुझसे किराया लेते रहना। मैं ये बोला। सामने वाले ने कहा ठीक है, लीज कैंसिल तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं होगी। हुआ क्या? अर्थक्वेक आया, वो जो एसेट थी, जो प्लांट थी, वो जमीन के अंदर चली गई। अब लोग कर लो एसेट को यूज। तो रिमोट कंटिजेंसी है, कैंसिल ऑटोमेटिक हो गई। जब एसेट नहीं तो उसका किराया काय करे? तो with the permission of the lessor, now it can be cancelled only with the permission of the lessor, means lessee has no power to cancel it. It is a non cancelable lease. If the lessee enters a new lease, अब होता क्या है, मैंने सामने लगा मुझे ये एसेट चाहिए, तो सामने लेने का आपको कितने साल के लिए चाहिए? मैंने कहा मुझे तो भाई जब तक मैं बिजनेस करूंगा तब तक मुझे ये एसेट चाहिए किराए पर। इसमें ये कौन सी, मेरा बैंक चलता है, मेरा बैंक चलता है, मुझे जनरेटर डीजे की जरूरत है। डीजे वो नहीं, डीजे वाले पे बाबू मेरा गाना चला दो, वो वाला डीजे नहीं। कौन वाला डीजे? वो जो डीजल जेनसेट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि मैंने कहा भाई मेरा बैंक चलता है, मुझे डीजे की तो डीजे की जरूरत पड़ती रहेगी पूरी थ्रू आउट द लाइफ। जब तक ये बैंक जिंदा है तब तक डीजे बजता रहेगा, चलता रहेगा। लाइट जाएगी वो चलेगा ऑटोमेटिक। मैंने कहा भाई कोई ऐसा डीजे तो नहीं आता जो लाइफ टाइम चले। हाँ, एक काम करते हैं, तुम्हें डीजे दे देते हैं। सामने वाले ने कहा, यानी आपने हमसे कहा
इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी 7-8 साल बाद, मैं दूसरा डीजे लगा दूंगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तीसरा डीजे लगा जाऊंगा पक्का। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको हम कहते हैं नॉन कैंसिलेबल लीज। देखो ना, एक लीज खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी लीज के लिए एग्रीमेंट हो जाती है उसी तरह के लिए, ये भी तो नॉन कैंसिलेबल लीज है। यस, फाइन। अच्छा, upon payment by the lessee of an additional amount such that at inception continuation of the lease is reasonably certain। ठीक है, कहने का मतलब वो लीज जो कैंसिल ना हो सके उसको हम नॉन कैंसिलेबल लीज कहते हैं। इसका मतलब जो अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, गांठ बांध कर रख लें। क्या सर? AS 19 applies only on non cancelable lease। Note, it means AS 19 does not apply on अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है कि इस पर नॉन कैंसिलेबल लीज पर, कैंसिलेबल लीज पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। दूसरी बात, मेरा दिमाग कहीं डाइवर्ट हो गया एक सेकंड के लिए, चलिए वापस आते हैं। असल में जब कॉल बजती है ना तो बीच बीच में भले ही साइलेंट मोड में वो दिख जाती है तो गड़बड़ हो जाता है केस, न रहेगा आंखों के सामने न बजेगी कॉल। चलिए वापस आते हैं। मैंने कहा कैंसिलेबल लीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, केवल नॉन कैंसिलेबल लीज पर एप्लीकेबल होगा, और नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म के लिए अप्लाई होगा। मैंने एक और वर्ड जोड़ दिया इसमें, नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म पर ही अप्लाई होगा। अरे 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 अरे, इसको भी मैंने नेक्स्ट लास्ट सेशन बताया था लीज टर्म, और मैंने वहां पर केवल आपको समझा दिया था और आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं, और पूछते भी कैसे आप। अब तो क्लैरिटी आ रही है। द लीज टर्म इज द नॉन कैंसिलेबल पीरियड। मान लो मैंने आपसे कोई 10 साल के लिए एसेट ली एग्जाम्पल के तौर पर, और मैंने कहा जिसमें से 7 साल जो होंगे वो नॉन कैंसिलेबल होंगे, तो हमारा सारा का सारा हिसाब किताब जो तय होगा ना वो 7 साल को होगा। भले ही लीज टर्म 10 साल है, 7 साल तक ये नॉन कैंसिलेबल है, तो हम लोग जो भी बात करेंगे केवल 7 ईयर्स के लिए बात करेंगे। है ना नई चीज? मेरी बात समझे? हाँ सर, समझ में आई। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं तो शायद और अच्छी तरह से समझ में आए। आपने हायर परचेज सिस्टम देखा है सर? अब आप AS 19 से हायर परचेज में चले जाएंगे? नहीं, आप एक बात बताइए, AS 19 से हाँ, हायर परचेज में क्या होता है? एसेट मैंने ली, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसका हायर चार्जेस दिया, और इस हायर चार्जेस में दो फिगर शामिल होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एसेट की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू, और एट द एंड ऑफ द या आफ्टर मेकिंग लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर बिकम ओनर। उसके पहले नहीं होता है वो, यही तो हम लोग जानते हैं। हाँ सर, ये तो हम लोग को मालूम है, ये हायर परचेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? वही तो पढ़ रहे हो। तो हायर परचेज पर AS 19 अप्लाइज। ओके, क्योंकि ये नॉन कैंसिलेबल लीज होती है। At the time of the initiation of this type of agreement between the hire purchaser and hire vendor, it is 100% sure, it is 100% sure, or one can assume that the hire purchaser will make all the payment duly in time।
क्लियर है? यही तो मानकर चलते हैं हम लोग हायर परचेज सिस्टम में कि सामने वाला सारा का सारा पेमेंट दे देगा भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही बात आपने बोली, पते की बात बोली, तो पते की बात को आप थोड़ा हरे रंग में पत्ता कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? हायर परचेज पर भी एप्लीकेबल होता है। तो एक और ऐड हो गया आज। लास्ट सेशन में जितना भी मैंने पढ़ा था उसको हम रिवाइज भी करते जा रहे हैं और उसमें जो चीज़ें ऐड हो सकती हैं वो हम ऐड भी कर रहे हैं, ताकि वो जो अब कन्फ्यूज़न है वो दूर होते चले जाएँ। तो नॉन कैंसिलेबल लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि S19 अप्लाइज ओनली ऑन नॉन कैंसिलेबल लीज, बट टुडे आई एम जस्ट सेइंग टू यू, क्योंकि अब आपके दिमाग में वो कंसेप्ट है। लीज टर्म क्या होता है? वो नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म ही होता है और पहले लाइन में ही लिखा हुआ है, जबकि लास्ट सेशन में इसको मैंने नहीं बताया था तो आपको उतना ध्यान गया भी नहीं था। क्लियर? मिनिमम लीज पेमेंट, ओके। लास्ट सेशन मैंने ये भी बताया था, अगर आपको याद हो, लेकिन इसमें एक चीज़ और नहीं बताई थी। सर क्या क्या आपने नहीं बताया था लास्ट सेशन? क्योंकि पहला सेशन था तो हमको बेसिक देना था, ये था मैंने मिनिमम लीज पेमेंट बताया था। और मिनिमम लीज पेमेंट अगर मैं फिर से दोबारा लिखने की कोशिश करूं तो मिनिमम लीज पेमेंट मैंने दो तरीके से बताया था। अच्छा, होता क्या क्या है? ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये लेसर है, ये लेसी है। यानी अब जो हम AS19 की बात कर रहे हैं उसमें नॉन कैंसिलेबल लीज की बात करेंगे। ये इसको राइट टू यूज देता है और ये इसको लीज रेंट का पेमेंट करता है। अच्छा, मान लो 10 साल के लिए है और हर साल 60,000 रुपए का पेमेंट है। कितने का पेमेंट है? तो टोटल कितना लीज रेंट हो गया सर? 6 लाख हो गया ओवर द लीज टर्म। ये कहता है वाई एक्स को कि हम आपको 6 लाख रुपए देंगे, और जो एसेट की फेयर वैल्यू है ना, वो एसेट की फेयर वैल्यू है लगभग लगभग 7 लाख आज की डेट में। अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई एक्स को, 7 लाख की एसेट है, 6 लाख तो उसको मिल जा रहा है। प्लस जब हम इसको रेजिडुअल वैल्यू निकालते हैं, कौन सी वैल्यू? इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू, तो वो आती है लगभग 1 लाख। कितनी? 1 लाख। पक्का? चलो इसको हम कर दे रहे हैं 5 लाख। 6 लाख, ठीक है। मैंने, अरे 5 50 कर दो, काहे के लिए बीमार हो रहा है? पता चला 6 का 6 मैच करेगा तो आप लोग कहेंगे सर मैच कर रहा है इसलिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, अब हो रहा है ठीक। 1 लाख उसकी रेजिडुअल वैल्यू है और लेजी ने गारंटी दी हुई है। क्या दी हुई है? गारंटी, कि 10 साल बाद हम आपको गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का पेमेंट करेंगे लगभग 60,000 का। कितने का? या लेजर ने लेसी से कहा कि भाई तू एसेट खरीद लेगा क्या इस लीज टर्म के बाद में? तो लेसी कहता हाँ खरीद लेंगे, कितने में देगा? तो लेजर ने कहा ले लेना 60,000 पर, ले लेना, क्योंकि लेजर को तो निपटाना था उस एसेट को और लेसी को दिलवाना ही था। तो लेसी ने कहा, दिमाग लगाया, ओहो इसकी फेयर वैल्यू तो 1 लाख है, ये हमें 60,000 पर दे दे रहा है, हाँ कर दो, पता ही नहीं चलेगा, इसको हमने मूर्ख बना दिया। अब उसको नहीं मालूम कि वो उसके ट्रैप में आ गया। तो टोटल मिलाकर ये 6,60,000 इसको दे दिया। इज इट क्लियर? पहली चीज यह है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। या तो ये सेल्फ देगा, कौन? लेसी सेल्फ पेमेंट करेगा इस तरह से, या तो एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पर पे करेगा, उसको हम शामिल कर लेंगे। क्लियर? जब मैंने आपको मिनिमम लीज पेमेंट बताया था तो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने कहा था दोनों में समान अमाउंट होता है, मिनिमम लीज पेमेंट में एक अमाउंट का फर्क होता है, वो ये कि जब हम लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का एक और फिगर लेते हैं बाय थर्ड पार्टी। याद आया? हाँ सर याद आ गया, उसको भी हम लोग यहाँ शामिल कर लेते हैं। जबकि लेसी में ये 6 लाख कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। क्या कहते हैं? अच्छा, अब हम दोनों को बोलेंगे मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ योर लेसर, मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसी।
ऐसे ही तो बोलेंगे। दोनों में केवल एक फिगर का फर्क आया कि थर्ड पार्टी की गारंटेड वैल्यू को हमने लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया, जबकि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड नहीं किया। ये रेसिडुअल वैल्यू की गारंटी, अगर मैं कहता हूं 1 लाख रुपए की टोटल रेसिडुअल वैल्यू है, ढंग से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सामने वाले ने गारंटी दे रखी है, देखो ना अभी अभी आपने बोला 60,000, इसका मतलब अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है सर? 40,000। ये होती है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर हुआ? अब ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यस सर। वापस आते हैं, ये चीज तो मैंने लास्ट सेशन में ही आपको यहां पर क्लियर कर दी थी। जरा देखिए वो सारी चीजें हैं, थर्ड पार्टी का लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा गया है, लेसी में नहीं जोड़ा गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या बला है? ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? लेसर ने टोटल कितना पैसा लगाया, या उसको टोटल कितना इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर अगेंस्ट में मिला? सर जब भी बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वो हम हमेशा फ्रॉम एमएलपी, फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे। यानी हम इसकी बात करेंगे। तो सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एमएलपी में फर्क क्या है? एक चीज छूट गई है इसमें, जानते हैं क्या? हमने इसमें लेसी की गारंटी भी ले ली, थर्ड पार्टी की भी गारंटी ले ली, एक वैल्यू नहीं ली। सर वो वैल्यू जो आपने नहीं ली ना, वो ये वाली वैल्यू है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। यानी अगर एमएलपी में जो लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें अगर हम एक चीज ऐड कर दें, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, तो ये आपका बन जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओ ओ गॉट इट। अब हमें कभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। लेसर का एमएलपी निकालो और उसमें अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऐड कर लो, हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैं एक बार और आपको ये चीज समझा देता हूँ। सर हो गया, समझ में आ गया? नहीं, ऐसे कैसे समझ में आ गया? रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, तो हम वो आपके सर पे वो एकदम चाहते हैं चीज दिमाग में घुस जाए। कैलकुलेशन ऑफ एमएलपी एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लीज रेंट ओवर द पीरियड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐड कर लें आप। सर क्या ऐड करवाएंगे आप? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेजी, थोड़ा इधर लिख देते हैं, बाय लेजी बाय अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ लेसी बाय थर्ड पार्टी। ओके, ये एक फर्क आया था ना।
बोलो भाई, क्या दिक्कत है? देखो, लीज रेंट, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, लेजी और बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, बस। बचा क्या है सर इसमें? ये है आपका एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट, प्लस कर दो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये आ जाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये दो आपको याद रखनी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? क्या दिक्कत आई? इतना प्यारा सा आपका बन गया एक फॉर्मेट। हमारे कई क्वेश्चन इसी पर सॉल्व होंगे। और आप में से अब इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया? सर एक बात बता दीजिए ना, एक वर्ड आएगा आपके सामने, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये मैंने लास्ट सेशन में नाम भी नहीं लिया था इसका, नाम भी मत लो इसका मेरे सामने, लेकिन अब लेना पड़ेगा क्योंकि ये काम आएगा। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ओके। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अच्छा अच्छा, पता चल गया सर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सर प्रेजेंट वैल्यू, मैंने कहा ना ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आज आते आते ही मैंने आपको बता दिया था। ये आ जाता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये मैं हिंट के लिए आज आपको बता दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट सेशन में ये चीज़ हमको दिक्कत ना करे। दिमाग में एक बार सेट हो जाता है तो लगता है जैसे पुरानी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। चलिए वापस आते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। मिनिमम लीज पेमेंट बता ही दिया। फेयर वैल्यू, ठीक है, ये भी मालूम है। इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, सब बता दिया। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू हो गया। अनगारंटेड अभी बता दिया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, ओके, ये मैंने अब बताया। अनगारंटेड भी मैंने आज बताया। अनगारंटेड ऑफ अ लीज एसेट द अमाउंट बाय विच द रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स इट्स गारंटेड वैल्यू। मालूम है क्या है? रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा है गारंटेड वैल्यू से। मान लो रेसिडुअल वैल्यू है 80,000, हमको सामने वाले गारंटी दे रहा है 40,000, 50,000, तो 30,000 अनगारंटी हो गई। वही बात है जो मैंने अभी करवाया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अभी मैंने देखा एग्रीगेट ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें आपने ऐड कर दिया था अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेजर वाले में। तो लेजर वाले में ये हमने किया। ये यही चीज बोल रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, कि एमएलपी, ये एमएलपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजर, ये इसके लिए बोल रहा है, प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, बात खत्म। ये बन जाता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बता तो दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दो डिफरेंस बिटवीन, किसका माइनस कर दो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखते हैं तो क्या कोई बुराई है? नहीं ना। प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू जब जब कहानी आएगी, जब जब कहानी आएगी उसका एक रेट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट। जो लोग एफएम पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा ये वर्ड, नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसका दूसरा नाम भी है।
सर ये यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको हम कभी कभी IRR भी बोलेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट टू द लेसी, इंटरेस्ट रेट। इन चीजों के नाम से हम जानेंगे प्रेजेंट वैल्यू को। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? एक रेट दिया रहेगा 10%, 12%, 15%, 17%, उसी पर ही हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अनअर्न्ड माइनस कर दो तो आ जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, उधर ना देखकर इधर देखो। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं, इसको नेट इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप माइनस कर दो अनअर्न को, ये वाला हिस्सा है, ध्यान देंगे ये चीज, ये माइनस कर दो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। वहां पर वही लिखा है। सर ऐसे नहीं लिखता तो भी, हाँ नाम दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप माइनस कर दो नेट इन्वेस्टमेंट तो ये आ जाता है आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ऐसे भी तो समझ सकते हो। सर ये तो बहुत आसान था, इसने तो बहुत घुमा फिरा कर बोला है। हाँ, अब वो टेक्निकल भाषा जानता है तो टेक्निकल ही सही, हम लोग तो नॉर्मल ले आएंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम बात करते हैं सीधे सीधे किसकी? क्या बात है, जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम बात करते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर। और जब भी प्रेजेंट वैल्यू की बात आएगी, जब भी प्रेजेंट वैल्यू की बात आएगी तो हम लोग बात करेंगे किसकी? सर इंटरेस्ट रेट की, या डिस्काउंटिंग रेट की, या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट की, दैट्स इट, IRR की, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की, ये है। अब तो सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। हाँ सर, अब तो दिक्कत नहीं आएगी, नको सर। अब अगर कोई बोले कि हम लोगों ने ये फर्स्ट पेज पूरा कर लिया, हाँ, थ्योरी ख़त्म करनी है, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये है कि आपकी मेन थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर कर दें। लास्ट सेशन में मैंने आपको दो तरह की लीज बताई थी, टाइप्स ऑफ लीज में, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, अच्छा, क्लियर किया था। इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज मैंने इंडिकेट कर दिया था, यस सर क्लियर कर दिया था। अब आते हैं एक और नई चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज। हमें अगर ये पता करना हो कि ये कौन सी लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे? हम इस लीज के टाइप्स को कब रिकॉग्नाइज करेंगे भाई? हमें कब पता चलेगा? वो जब कैंसिल हो जाएगी लीज, 5 साल 6 साल इंतजार करेंगे, अरे हमें एंट्री आज से करनी पड़ती है। और अगर एंट्री हमें आज से करनी पड़ती है तो हमें टू बी डिसाइडेड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द लीज। बाहुबली बिगिनिंग है, ये हमें बिगिनिंग ऑफ द लीज हमें मानना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज।
ये भी हमने आपको लास्ट सेशन में नहीं बताया था ना, देखो ना आ गया आज काम आ रहा है, क्योंकि अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमको न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सीखनी है, तो हमें ये सब जानना पड़ेगा। व्हेन टू डिसाइड, इट मस्ट बी डिसाइडेड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। इंसेप्शन ऑफ द लीज, व्हाट डज इट मीन्स? अगेन अ न्यू प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी इंसेप्शन ऑफ लीज का मतलब क्या है भाई? सर जिस दिन एग्रीमेंट होगा ना, डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, या फिर सर इसमें भी है, हाँ, डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, या कमिटमेंट। जब दोनों पार्टी एक दूसरे से कमिट हो जाती हैं, एग्रीमेंट नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ओके, ये भी बात है, हाँ जी। ऐसा नहीं है लीज एग्रीमेंट जिस दिन हो गया उसी दिन को हम मान लेंगे इंसेप्शन ऑफ द लीज। जब दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया, डिसाइड कर लिया टर्म्स कंडीशन, दैट इज द डेट ऑफ लीज। आपका एग्रीमेंट 2 महीने बाद बनेगा, बनने दो, लेकिन लीज का इंसेप्शन हो गया, अब ये भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा सर, ये ना होता कैसे है? मान लीजिए, अब फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ढंग से सुनेंगे आप। लेसी में लेजर, मैंने आपको एक एसेट दिया, 10 साल की एसेट की लाइफ थी, मैंने 8 साल के लिए आपको दे दिया, तो आपने क्या माना उसको? सर आपने ना जब टर्म्स कंडीशन पढ़े ना, आपने लेसी ने, तो उसने कहा ये मेरे लिए ऑपरेटिंग लीज है उसके हिसाब से। लेकिन वो रेयर केस में मेरे हिसाब से फाइनेंस लीज हो सकता है, यानी रेयर सिचुएशन ही हो सकती है जब लेजर और लेसी एक दूसरे की चीज़ों को ना माने। मींस बहुत रेयर सिचुएशन अराइज होगी जब लेजर कहेगा ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑपरेटिंग लीज की तरह है, जबकि लेसी कहेगा ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंस लीज की तरह है। और लेसी ये लेजर से नहीं पूछने जाएगा, हेलो ये मैं कौन सी एसेट दिखाऊं, ऑपरेटिंग या फाइनेंस? ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसा नहीं होता। वो अपनी अकाउंटिंग, मैं अपनी अकाउंटिंग, दोनों लोग चूंकि एक ही टर्म्स कंडीशन पर काम कर रहे हैं, तो दोनों की सोच एक जगह जाएगी, ये मानते हुए कि दोनों को लॉ की नॉलेज है और दोनों ने सही कैटेगराइजेशन की है एसेट्स की। लेकिन हो सकता है कि जब सामने वाला रीड करता हो टर्म्स एंड कंडीशन को, तो उसको ऐसा लगता हो ये फाइनेंस लीज है, और देने वाले को लगता हो ये ऑपरेटिंग लीज है। उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? तो ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है। रेयर सिचुएशन है ना। चलें जी सर, आगे बढ़ने। तो हमारा ये सब तैयार हो चुका है, ये सब तैयार हो चुका है। लीज क्लासिफिकेशन इज मेड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, ये मैंने बता ही दिया था, लेकिन आज उसको डिटेल में बताया। अगर बीच में चेंजेस होते हैं एस्टिमेशन में, चेंजेस इन एस्टिमेट्स, एसेट्स की लाइफ में चेंज हो जाना या रेसिडुअल वैल्यू में चेंज हो जाना, इसका हमारे आइडेंटिफिकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका हमारे आइडेंटिफिकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हमने इंसेप्शन में उसको फाइनेंस लीज कर लिया, फ्यूचर में कोई चेंजेस इन एस्टिमेट्स हो रहे हैं, होने दो, सो व्हाट। if we have decided at the inception of the lease that it was a finance lease, now at the end of the lease term, till the end of the lease term, it will be treated as a finance lease. हम उसको बीच में चेंज नहीं कर सकते, only due to changes in the estimation. is it clear? clear clear yes sir. अच्छा, लेकिन लेसर और लेसी अपनी एग्रीमेंट्स में कोई ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाए। अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट में चेंज हो जाए, केवल चेंजेस इन एस्टिमेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लेसर और लेसी के बीच में इंसेप्शन, लेसर और लेसी के बीच के एग्रीमेंट में ही चेंज हो जाए, that would resulted in a different classification of the lease had the change terms in effect of the inception. The revised agreement is considered a new agreement over its revised terms. 10 साल है, 10 साल के लिए लीज टर्म था, 4 साल बीत गए, 6 साल बाकी हैं। यहां पर हमने इसको फाइनेंस लीज माना था,
चेंजेस हो गए लीज टर्म में, चेंजेस इन एग्रीमेंट, तो अब यहां से हो सकता है ये ऑपरेटिंग लीज बन जाए रिवाइज्ड टर्म्स के लिए। इज इट क्लियर? ये हो सकता है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। अकाउंटिंग की बात करते हैं। चलिए, मेन चीज़ें मैंने आपको सब समझा दी, ये सब अब आपको केवल हम अकाउंटिंग बताते जाएंगे, टेंशन खत्म होती जाएगी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब बताया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड का मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टू मच, मैं एक ही लाइन लिख सकता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? ये लिखा जा सकता है। चलिए, जो भी हो, फिलहाल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। ये था आज का आपका सेशन, और मैंने कहा नेक्स्ट सेशन के लिए अब आप तैयार रहेंगे। किस चीज़ के लिए? जो मैंने आज आते ही आपको डिस्कस किया, ठीक, उनके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक चीज़ हिसाब किताब मैच हो जाए, आपका जो आपने सीखा वो कैसा सीखा। मिस्टर ए हैज़ टेकन अ कार ऑन लीज फॉर 4 years, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट, इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स विद द लीज्ड कार, द लेसर शुड अरेंज अनदर कार इन रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड। अगर कार के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो लेसर जो है वो दूसरी कार रिप्लेस कर देगा। मैंने एक कार ली किराए पर, अगर कार में प्रॉब्लम आ गई तो लेसर दूसरी कार दे देगा, दिक्कत क्या है? तो इसको हम कहेंगे नॉन कैंसिलेबल लीज, इसको हम कहेंगे नॉन कैंसिलेबल लीज, इसको हम कहेंगे द ओरिजिनल एग्रीमेंट शुड बी कैंसिल्ड एंड बोथ द पार्टी शुड एंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। इज AS9 एप्लीकेबल? यस, दिस इज नॉन कैंसिलेबल लीज। क्योंकि तुरंत का तुरंत नया एग्रीमेंट, मैंने डीजे का आपको बताया ना, बैंक वाला वही है। तो तुरंत नई लीज आ गई, पुरानी कैंसिल, नया आ गया, पुराना कैंसिल, नया आ गया, डीजे चेंज हुआ, नया लीज टर्म बन गया, नया लीज एग्रीमेंट बन गया, दैट्स इट। लेकिन ये नॉन कैंसिलेबल लीज है। कैंसिलेबल और नॉन, फिर एग्जांपल है, अ कंपनी हैज टेकन अ बिल्डिंग फॉर 2 years लीज, एज पर द एग्रीमेंट इट इज कैंसिलेबल ओनली गिवन प्रायर 3 months की पीरियड। अरे भैया, नहीं हो सकता, लेजर की इच्छा पर ही हो सकता है, अदरवाइज 3 महीने का नोटिस दोगे तो भी ये कैंसिलेबल लीज है, सोचना मना है। ये हमारा कैंसिलेबल लीज है, 3 महीने का नोटिस देना है। अरे भैया, कैंसिल हो रही है ना, 3 महीने में ही सही हो रही है ना, कैंसिलेबल लीज है। जय लिमिटेड हैज टेकन अ मशीन ऑन लीज, बोथ द पार्टीज मेट, दोनों पार्टीज कब मिली? 1 अप्रैल 12 को, एंड फिक्सेज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द सेम डेट। जबकि एग्रीमेंट हुआ है 15 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपस में डिसाइड कर लिए टर्म्स कंडीशन, हाँ एग्रीमेंट 15 अप्रैल को हुआ है, तो 1 अप्रैल 12 को हमारा इंसेप्शन हो गया था। ये जब भी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, क्लियर है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक तरह से देखो ना, कितना सिंपल था। A company has taken a building on 10 years lease. The company cannot cancel the lease during the first 6 years and later it can cancel by giving 3 months notice. तो हमारा, मैंने कहा ना, लीज टर्म का मतलब होता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है? 6 years। तो हमारा नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म है, आज ही बताया मैंने, 6 years। और जो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, जो अकाउंटिंग होगी इसकी, वो 6 years के लिए ही हम बात करेंगे। खत्म। ये क्वेश्चन थे जो हमें बताने थे। नेक्स्ट सेशन में जब हम ये बताएंगे तो इस समय आपको ये देखिए काम आएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन तक के लिए रुकते हैं, ताकि आप लोग एक माइंड सेट करके अब बैठेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप माइंड सेट करके बैठेंगे कि अब हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको सॉल्व करना है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव डन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट देन वेल एंड गुड, इफ़ यू डू नॉट देन ट्राई टू गो फर्स्ट ओवर देयर, ट्राई टू कंप्लीट इट, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस इट विल बिकम वेरी ईजियर टू यू। अगर नहीं तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व और टू गेट द कंसेप्ट इन ईजी वे। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।